आज मैं बात करूँगा न्यूक्लियर फिज़न के बारे में। इसमें होता क्या है कि एक एटम स्प्लिट होता है 2 और मोर एटम्स में और इसी फ़ॉर्मूला को यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी ये फिज़न जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि मान लो U-225 है, U-235 सॉरी। और जब उसको मतलब एक न्यूक्लियर फिज़न से जो है ये स्प्लिट होता है U-236 में, और इससे 2 एलिमेंट्स बनते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम। तो ये 2 एलिमेंट्स बनते हैं, तो इट मीन्स कि मतलब एक नया एलिमेंट जो है न्यूक्लियर फिज़न से बन जाता है। तो ये है न्यूक्लियर फिज़न, जिसका इन्वेंशन जर्मनी के साइंटिस्ट ओटो हैन ने किया था। और भी 3 साइंटिस्ट थे, बट मेन जो साइंटिस्ट था वो ओटो हैन था। और फिर बाद में इस पे बहुत सी रिसर्च हुई, बाद में ये पता चला कि भाई इससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। इवन जब ये जर्मनी में इसका इन्वेंशन हुआ 1938 में, तो उस टाइम नाज़ी गवर्नमेंट थी, हिटलर की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कि भाई हम कोशिश करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। बट न्यूक्लियर बॉम्ब फिर बाद में पता चला कि 5 से 10 साल लगेंगे इस बॉम्ब को बनाने में, बट लेकिन तब तक नाज़ी जर्मनी की जो मतलब कि हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ थी। फिर बाद में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया। वो ये बहुत टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था। वहाँ पे जुलाई में फर्स्ट टाइम जो है यूएस में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। फिर बाद में उसी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज़ किया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, और जिसकी वजह से विदिन ए मतलब कि कुछ दिनों के बाद जो है जंग ही ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई जापान को भी ये समझ में आ गया था कि लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर जापान का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने ख़तरनाक है। अभी हाल फिलहाल में इज़राइल और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है, और इज़राइल जो है वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि ईरान जो है एनी हाउ किसी भी तरह से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए और वो अटैक कराए। हालांकि ईरान ये बात कह रहा है कि उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, वो रिसर्च के लिए है, वो बिजली बनाने के लिए है। लेकिन इज़राइल इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये बात भी इल्ज़ाम लगाई जा रही थी कि यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा है, क्योंकि अगर 90% तक यूरेनियम U-235 को एनरिच कर लिया जाता है तो एक 4 न्यूक्लियर बम्स तो उससे बना सकता है ईरान। अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डेटरेंट का काम तो करता है। जब सोवियत यूनियन टूटा और उससे यूक्रेन अलग हुआ और यूक्रेन एक अलग कंट्री बना, तो उस टाइम पे यूक्रेन के पास अराउंड बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। लेकिन एक समझौते के बाद सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है उसने रशिया को दे दिए, और आज यूक्रेन इस चीज़ का खामियाजा भुगत रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब उसके ऊपर बहुत से अटैक्स हो रहे हैं। रशिया जो है उसने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। अगर उनके पास यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो शायद उनके ऊपर अटैक होता भी नहीं। तो ये एक तरह के डेटरेंट का काम तो करता है। हालांकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगर इररिस्पॉन्सिबल एक्टर्स के पास में आ जाए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भी दुनिया को उठाना पड़ता है। लाइक पाकिस्तान, जो कि एक हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि भाई न्यूक्लियर बम्स किस जो है वो टेररिस्ट के हाथों में ना चला जाए। ये बात का डर हमेशा लगा रहता है। और नॉर्थ कोरिया, जो कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल नेशन है, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे 2017 में लास्ट टाइम नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 2006 में किया। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। माइट भी हो सकता है कि अगर वो, क्योंकि दिमाग तो है नहीं, तो अगर वो किसी के ऊपर बिना सोचे समझे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का डर हमेशा माना रहता है दुनिया को। तो ये बात तो है कि न्यूक्लियर जो फिजन रिएक्शन है जो कि इन्वेंट किया 1938 में जर्मनी में, उसी से ही जो है एक फॉर्मूला निकला और न्यूक्लियर बम्स बनाए गए। इंडिया ने इस फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था। उस टाइम भी इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया भर से विरोध का सामना करना पड़ा। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, और उस टाइम पे भी
अमेरिका ने जो है सैंक्शंस तक इंडिया पे लगा दिए थे। अब लाइक न्यूक्लियर वेपन्स में जैसे कि इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़, हमारा पड़ोसी देश है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ये बात सामने आई कि जैसे कि वहाँ का जो साइंटिस्ट था एक्यू खान, उसने यहाँ वहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुरा चुरू के यहाँ वहाँ से ब्लैक मार्केट करके ईरान को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची, नॉर्थ कोरिया को भी बेची। तो ये सब चीज़ें इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ करती हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान दुनिया को उठाना पड़ता है। अब बात आती है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है, अगर उसका रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए तो ये पूरे के पूरे इंडिया को क्या, पूरे के पूरे थोड़ी सी क्वांटिटी यूरेनियम की जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है, एनर्जी दे सकती है। इतना एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इतना मतलब ताकतवर है। इवन अब ये बात भी कही जा रही है कि जैसे कि बड़े बड़े जो डाटा सर्वर्स हैं, एआई है, और क्योंकि एआई टूल्स के लिए जैसे उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि एआई के लिए डाटा सर्वर्स चाहिए और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। तो अब ये बात भी मतलब सोची जा रही है कि भाई हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है, जो डाटा सर्वर्स हैं, जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, उनको भी हम एनर्जी दें, सो दैट कि जो एआई को लेकर जो मतलब अभी इनोवेशन चल रही है उसमें उसकी हेल्प हो। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ हो सकती है न्यूक्लियर एनर्जी, अगर इसका रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए। यही था मेरा वीडियो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करने के बाद, देखने के बाद उसे सिर्फ छोड़ ना दें। एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसमें आप ज़रूर बटन दबाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।